अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसके अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि हमारे पास हो गया जी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की एंड लास्ट में हमारे पास मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है जी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। वहाँ से सवाल आते हैं तो वो जो टॉपिक है वो मैं आपको लास्ट पे पढ़ाऊँगी, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। एक्चुअली में हमारे पास ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, इसको जो है वो हम कहते हैं जी क्या चीज़, ऑर्गेनिज्मिक। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी रेस्पिरेशन होती है, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन होती है। अब ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन का यहाँ पर क्या मतलब है कि ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में ले जाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको बॉडी से बाहर लेकर जाते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। अब हमारे पास ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मैं बार बार कहती हूँ कि जहाँ पर भी वर्ड आ जाए सिस्टम तो इसका मतलब कोई एक चीज़ इंक्लूड नहीं है। वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे कंपोनेंट मिलकर एक जो है वो फंक्शन परफॉर्म करवा रहे होंगे और एक सिस्टम बना रहे होंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारे पास क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट के ऊपर कंसिस्ट करता है। कौन कौन से कंपोनेंट है मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो सबसे पहला हमारे पास अगर हम देखें तो हमने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपनी आसानी के लिए दो पार्ट में जो है वो डिवाइड किया है। एक को हम क्या कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और दूसरा होता है हमारे पास जी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इसके अपने पोर्शन है और लोअर में इसके अपने पोर्शन है। वन बाय वन करके हम इनको जो है वो डिटेल से देखते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना, सबसे पहले देखते हैं कि ये किन किन कंपोनेंट के ऊपर कंसिस्ट करता है। पहली चीज़ होती है जी नेजल कैविटी, दूसरा होता है फेरिंग्स और तीसरी चीज़ होती है जी लेरिंग्स। तो ये हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्वॉल्व कंपोनेंट हैं। ठीक है, अब इस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर होता क्या क्या है, ये क्या करती है, इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द एयर। ठीक है, क्योंकि ये एक पैसेज है तो यहाँ से मूवमेंट होगी किस चीज़ की, एयर की। इसके अलावा जो एयर हम इनहेल करेंगे उसको ये क्लीन करेगा, वार्म करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि यहाँ कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, कोई गैस एक्सचेंज नहीं होता, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। जस्ट यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर मूवमेंट ऑफ एयर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर वन बाय वन करके अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में जितने भी हमारे पास कंपोनेंट हैं वन बाय वन करके इनको देखते हैं। पहला हमारे पास है जी नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी को अगर आप लोग यहाँ इस डायग्राम के अंदर देखें तो इफ़ आई चेंज द कलर, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, नेजल कैविटी, ये जो आप लोग ये वाला एरिया देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं। अब नेजल कैविटी में क्या क्या जो है वो कंसिस्ट होता है, जैसे कि आपको इसके अंदर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम आप लोगों को मिलते हैं। इसके अलावा म्यूकस आप लोगों को मिलता है और गोबलेट सेल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गोबलेट सेल बेसिकली हमारे पास वो सेल होते हैं जो कि म्यूकस को बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इस नेजल कैविटी को देखें तो नेजल कैविटी में आपको एक कंपोनेंट दिखेगा जिसको हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल। ये आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हो, ये वाला। ठीक है, यानी कि हमारी जो नेजल कैविटी है, हमारा जो नोज़ है, नोज़ जो है वो आउटसाइड ऑफ इन्वायरमेंट हम कहें तो ये ओपन होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रल्स कहते हैं। और नॉस्ट्रल्स को देखें तो ये किस चीज़ से मिलके बना होता है, ये कार्टिलेज से मिलके बना होता है। ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें आपको हेयर्स दिखती हैं। हेयर क्यों दिखती हैं, क्योंकि अगर जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर कोई डस्ट वगैरह है या कोई पार्टिकल्स हैं, कोई जरासीम है, तो वो वहाँ पर ट्रैप हो जाता है। इसके अलावा क्या यहाँ पर प्रेजेंट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो म्यूकस को रिलीज करती है, जो कि पार्टिकल को क्या करती है, ट्रैप करती है, आगे नहीं जाने देती। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नेजल कैविटी के हमारे पास फंक्शन क्या होते हैं। पहली बात तो मैंने कहा कि ये इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करती है, ये ट्रैप करती है किस चीज़ को, पार्टिकल को। ठीक है, ये ट्रैप कर देती है किस चीज़ को, पार्टिकल को ट्रैप कर लेती है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारी क्या होती है, एक नेजल कैविटी होती है ना, नेजल कैविटी एक्ट करती है एज अ
कीमो रिसेप्टर, ठीक है, कीमो रिसेप्टर के तौर पर भी काम करती है, यानी कि ये स्मेल और टेस्ट में क्या करवाती है, कंट्रीब्यूशन करवाती है। तो ये हो गया जी हमारे पास नेजल कैविटी। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम किस चीज़ की, फेरिंग्स की बात करते हैं। फेरिंग्स आप लोग अगर यहाँ पर देखो इस डायग्राम में, तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है दैट इज द फेरिंग्स, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स किस तरह से होता है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये मस्कुलर पैसेज भी है फॉर बोथ एयर एंड फूड, यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ से फूड और एयर दोनों क्रॉस होते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये मस्कुलर पैसेज वे है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी क्या चीज़, लेरिंग्स। यहाँ पर अगर हम लेरिंग्स को देखें तो लेरिंग्स जो है ये बना होता है किस चीज़ से, हाइलिन कार्टिलेज। कार्टिलेज में कौन सा कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, और यहाँ पर आपको मसल्स भी दिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं तो इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि वॉइस हमारे यहाँ पर जनरेट होती है। किस वजह से जनरेट होती है, बाय द प्रेजेंस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है ना। यहाँ आपको लेरिंग्स में क्या मिलते हैं, वोकल कॉर्ड्स मिलते हैं। आप वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, ये हमारे पास बेसिकली टू बैंड्स ऑफ मसल होते हैं। क्या होते हैं, टू बैंड्स ऑफ मसल, ठीक है। तो ये आपको बैंड्स ऑफ मसल दिखते हैं। जब एयर इनके ऊपर से गुजरती है ना तो ये वाइब्रेट करते हैं, और इनके वाइब्रेशन से फिर क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होती है। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है फेरिंग्स टू ट्रेकिया। अगर आप लोग यहाँ पर देखो, ये वाली डायग्राम देखो, मैं कलर चेंज करती हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, लेरिंग्स कहते हैं। समझ आ गया। अच्छा, अब एक तो ये हमारे पास कनेक्ट करता है फेरिंग्स को किस चीज़ के साथ, इस ट्रेकिया के साथ, लेकिन दूसरा इसका काम हमारे पास होता है जी, वो किस चीज़ में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ इस डायग्राम में देखिए कि ये जो लेरिंग्स होता है ना, लेरिंग्स के ऊपर ना आप लोगों को एक फ्लैप दिखता है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एपिग्लोटस, इस तरह से, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, ये आप लोग जो देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी एपिग्लोटिस, हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास लेरिंग्स की अपनी ओपनिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं जी, ग्लोटिस का, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो एपिग्लोटिस है, ये यहाँ पर क्यों प्रेजेंट होता है, द रीज़न इज़ दैट कि जब हम फूड को स्वेलो कर रहे होती हो तो ये चांस होता है कि फूड हमारे विंड पाइप में ना चली जाए, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, बेसिकली ये क्या है, ये विंड पाइप है। क्या है जी, ये विंड पाइप है, और ये क्या है जी, ये है जी फूड पाइप, ठीक है। अब होता क्या है कि ये किस तरह से जो है ये फूड को विंड पाइप में जाने से प्रिवेंट करता है। जब हम स्वेलो करते हैं तो हमारी टंग जो है वो अपवर्ड मूवमेंट करती है, जिससे बोलस हमारे किससे जो है वो हिट करता है, फेरिंग्स की बैक वॉल को जो है वो हिट करता है, और फिर इस फ्लैप पर आकर गिरता है। ये बोलस है, सपोज करो ये बोलस इसके ऊपर आकर गिरता है, फोर्स लगाता है। जैसे ये बोलस इसके ऊपर गिरेगा तो तब हमारे पास ये जो क्या होता है, एपिग्लोटस होता है। एपिग्लोटस हमारे पास क्या होता है कि इसकी अभी की पोजीशन देखो तो ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल से यूँ इस तरह से किस पोजीशन में हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो जाएगा, और इस ग्लोटस की ओपनिंग को क्या कर देगा, बंद कर देगा, जिससे हमारे पास फूड यहाँ पर एपिग्लोटस से टकराने के बाद यहाँ इस किस में चली जाएगी, फूड पाइप में फाइनली चली जाएगी। तो यहाँ पर लेरिंग्स का बहुत बड़ा मेजर रोल है। एक तो ये वॉइस बॉक्स है, दूसरा ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है फूड को, बोलस को विंड पाइप में जाने से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अच्छा, इस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम क्या कहते हैं, एयर कैनाल भी कहते हैं, और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आपको मिलते हैं, आपको ट्रेकिया मिलता है, ब्रोंकाई मिलता है, एंड आपको लंग्स मिलते हैं। फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर गैस एक्सचेंज होती है, कहाँ पे, एयर एंड दी ब्लड में, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों ने यह बात याद रखनी है, हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पढ़ा था कि वहाँ जस्ट मूवमेंट होती है, कोई गैस एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर गैस एक्सचेंज होती है।
सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जी किस चीज़ को, ट्रेकिया को। ट्रेकिया को अगर हम यहाँ पर देखें तो ट्रेकिया हमारे पास, इसको हम जो है वो विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर देखो कि अपनी नेक पे देखो, तो अगर हम अपनी नेक पे हाथ लगाएं तो जो चीज़ आप टच कर रहे होते हो बेसिकली वो ट्रेकिया है। ट्रेकिया की पोजीशन की बात करें तो ट्रेकिया जो होता है ये वेंट्रल, ठीक है, आप लोगों ने ये भी याद रखना है, वेंट्रल टू ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस, यानी कि ये जो हमारा इसोफेगस है, यानी कि हमारी जो फूड पाइप है, उससे उसके सामने आप लोगों को यहाँ पर ये प्रेजेंट मिलता है। अगर हम बात करें कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 4 to 6 इंचेस इसकी जो है यहाँ पर लेंथ होती है, विड्थ इसकी 1 इंच है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये बना होता किस चीज़ से, ये बना होता है स्मूथ मसल एंड सी शेप कार्टिलेज से मिलके बना होता है। अब सी शेप कार्टिलेज यहाँ पर क्यों प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ये इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि ये क्या प्रोवाइड कर सकें, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर आपको म्यूकस मिलता है और आप लोगों को सीलिया मिलते हैं। अच्छा, सीलिया यहाँ पर क्यों प्रेजेंट होते हैं, सीलिया इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जो भी हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, उसके अंदर कोई डस्ट है, कोई और पार्टिकल है, तो वो उसको क्या करते हैं, बीट करते हैं, और जैसे ये बीट करते हैं ये फिर ये किस में भेज देते हैं, फेरिंग्स में भेज देते हैं, और फेरिंग्स इन पार्टिकल को फिर मज़ीद जो है हमारे किस में भेज देता है, माउथ में भेज देता है, और फिर इसको हम क्या कर देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्पूटम स्पीट कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया का अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर फंक्शन बताऊँ तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये कनेक्ट करता है, क्या करता है, ये कनेक्ट करता है किसको, किससे, लेरिंग्स को, ठीक है ना। लेरिंग्स को किससे करता है, लेरिंग्स को लंग्स से करता है, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास जो है ये बेसिक फंक्शन होता है। अच्छा, ये जो आप लोग ब्लू कलर का आप लोग पाइप देख रहे हो ना, बेसिकली ये क्या है जी, ये है हमारे पास हमारा ट्रेकिया। अब ट्रेकिया के बाद जब ट्रेकिया क्या होती है कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, जब ये ट्रेकिया हमारी थोरेसिक कैविटी तक पहुंचती है तो T5 पर ये अपने आप को क्या कर लेती है, डिवाइड कर लेती है। अब T5 क्या है, थोरेसिक वर्टिब्रे नंबर 5, ठीक है, यानी कि हमारी जो चेस्ट कैविटी में जो वर्टिब्रे हैं, ठीक है ना, अगर हम अपनी बैक साइड पर देखें तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो रन कर रही होती है, तो उसका वर्टिब्रे नंबर 5 जो थोरेसिक कैविटी में होगा, ठीक है ना, उस पर आकर ये ब्रोंकाई अपने आप को क्या कर लेती है, डिवाइड कर लेती है। मैं आपको यहाँ पर जो है वो दिखाती हूँ, ये देखिए, ये सपोज कर लो ये क्या है जी, ये T5 है, ये वाला एरिया हमारे पास क्या है जी, ये T5 है। अब T5 पर पहुँचने के बाद ये जो हमारे पास ट्रेकिया होती है ना, अपने आप को यूँ इस तरह से क्या कर लेती है, डिवाइड कर लेती है, और फिर जब ये डिवाइड करती है तो ये क्या बन जाती है, ये ब्रोंकाई बन जाती है हमारे लेफ़्ट लंग में, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, जो लेफ़्ट लंग है, ठीक है ना, इसमें आप लोगों को कितनी ब्रोंकाई दिखती हैं, आप लोगों को 2 ब्रोंकाई दिखती हैं, प्लस आप लोगों को हमारा जो राइट लंग है इसमें आप लोगों को कितनी ब्रोंकाई दिखती हैं, आप लोगों को 3 ब्रोंकाई देखने को मिलती हैं। अब मज़ीद क्या होता है कि ये जो ब्रोंकाई होती है ना, मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती हैं, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई से फिर मज़ीद ये टर्शरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होती हैं, टर्शरी से फिर ये टर्मिनल ब्रोंकाई में कन्वर्ट होंगी, और एंड पर जाकर ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं जी, एलोव्यूलर डक्ट में ओपन होगी, और एलोव्यूलर डक्ट जो है फिर फाइनली किस में ओपन हो जाता है, एलोव्यूलाई में ओपन हो जाता है। ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है ना, ये एलोव्यूलर डक्ट है, एलोव्यूलर डक्ट के बाद ये एलोव्यूलाई है, तो इसमें जाकर फाइनली ये क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। तो यहाँ तक हमने जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्कस किया, वो हमारे पास अपर और रेस्पिरेटरी ट्रैक था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एयर जो है वो किस तरह से जो है वो अपना रास्ता बनाकर जो है वो मूव करती है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास एयर जो है उसका कनेक्शन होगा हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, ठीक है। अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से फिर हमारे पास ये कहाँ पर जाएगी, ये हमारे नेज़ल कैविटी में जाएगी, नेज़ल कैविटी से ये किस में जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी,
फेरिंग्स से फिर ये किस में जाएगी, लेरिंग्स में जाएगी, लेरिंग्स से फिर ये ट्रेकिया में जाएगी, ट्रेकिया फाइनली इस एयर को भेज देगा किस में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से फिर ये सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है ना, टर्मिनल ब्रोंकाई से फिर ये किस में चली जाएगी, एल्वुलाई में चली जाएगी, और एल्वुलाई से फाइनली जो एयर होती है वो कहाँ पर चली जाएगी, हमारे लंग्स में चली जाएगी। ये हमने किसकी मूवमेंट देखी, ये हमने जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की मूवमेंट देखी इनसाइड आवर बॉडी इन दी रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यहाँ से बाहर जाएगी वो मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे तब मैं आपको वहाँ पर बताऊँगी। ये हमने देखा कि ऑक्सीजन इस तरह से आती है। अच्छा, जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू से लंग्स की तरफ भेजी जाएगी तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, यानी कि फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का भी सुन लें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होता है, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ से कहाँ पे आती है, लंग्स में आती है, लंग्स से फिर ये किस में जाती है, एल्वुलाई में जाती है, एल्वुलाई से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर ये कहाँ पर जाती है, हमारे लेरिंग्स में जाती है, लेरिंग्स से फेरिंग्स में जाती है, और यहाँ से नेज़ल कैविटी, और फाइनली एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से फिर कहाँ पर भेज दी जाती है, बाहर इन्वायरमेंट में भेज दी जाती है। तो ये इस तरह से करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर जो है वो पैसेज वे होता है आने जाने का। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ द एल्वुलाई, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर एल्वुलाई को देखें, ठीक है, तो ये जो एल्वुलाई होता है ना, ये है क्या, बेसिकली ये स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम देखें ना, हम जो भी सिस्टम पढ़ते हैं उसका कोई ना कोई एक स्पेशल सेल होता है जो उसका स्ट्रक्चर भी बना रहा होता है और उसको फंक्शन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हमारे पास ये जो एल्वुलाई होता है ना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास एल्वुलाई होते हैं ना, ये आपको किस फॉर्म में मिलते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में मिलते हैं। आप लोग यहाँ पर डायग्राम भी देख रहे हो, ठीक है ना, ये छोटे छोटे इस तरह से हमारे पास बबल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है ना। और इन क्लस्टर को हम क्या कहते हैं, इन क्लस्टर को हम एल्वुलाई कहते हैं। अब तकरीबन ये हमारे पास सपोज कर लो ये एक क्लस्टर है, और इस एक क्लस्टर में कितने बबल लाइक स्ट्रक्चर होंगे, 20 से 30 हमारे पास ये छोटे छोटे बबल लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, और हमारे पास क्या बनता है, एक एल्वुलाई बनता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो एल्वुलाई होता है ना, ये बना होता है मॉइस्ट एपिथेलियम से, ठीक है ना। और अगर हम दोनों लंग्स की बात करें तो इनमें जो टोटल हमारे पास एल्वुलाई होते हैं कितने होते हैं, 480 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इनका काम देखें, एल्वुलाई का काम देखें, तो ये क्या करते हैं, एक्सचेंज गैस बाय डिफ्यूजन, इट इम्प्रूव लार्जर सरफेस एरिया। एक तो हमारे पास ये जो है वो गैस की एक्सचेंज भी करवाते हैं, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, और दूसरा हमारे पास ये लार्ज सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे पास किस चीज़ की, स्ट्रक्चर ऑफ द एल्वुलाई की। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेन कंपोनेंट, एंड दैट इज़ द लंग्स, ठीक है। लंग्स के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल से बताती हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो मेरा चैनल देखते हैं, ठीक है ना, वो वीडियो भी जो है वो वॉच करते हैं, लेकिन ना तो वो अपना फीडबैक देते हैं, ना ही वो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना ही तो वो लाइक करते हैं। तो प्लीज़ अल्लाह के बंदो, अगर आप लोग यहाँ पर मुझे सपोर्ट कर दोगे तो आपका क्या ही जाएगा, इससे मेरी मोटिवेशन हो जाएगी, लेकिन आपका कुछ नहीं जाएगा। आप लोगों को अगर मैं यहाँ पर जो है वो समझा रही हूँ, आपको कंसेप्ट दे रही हूँ, तो प्लीज़ अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें। अगर मैं बताऊं तो लंग्स हमारा जो है वो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का भी क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। अगर हम शेप की बात करें तो इसकी शेप हमारे पास क्या होती है, कोनिकल होती है एट द टॉप। यहाँ पर देखो, ठीक है, टॉप पे आपको किस तरह की दिख रही है, कोनिकल दिख रही है, ठीक है ना। इसके अलावा बॉटम पे आपको किस तरह से दिखती है, ब्रॉडर दिखती है। ये वाली जगह आप लोग देख लो, तो ये हमारे पास क्या है जी, ब्रॉडर है, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अगर कलर देखें तो ये पिंकिश होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास पेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि राइट लेफ्ट आप लोगों को दो जो है वो स्ट्रक्चर मिलेंगे लंग्स के, तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसकी राइट लंग की बात करें तो ये लेस लॉन्गर होता है देन दी लेफ्ट,
ठीक है। और हमारे पास जो लेफ्ट लंग होता है वो क्या होता है, ये लिटिल बिट लॉन्गर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हार्ट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये वाली जो जगह है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, नॉच प्रेजेंट होता है। इट्स मीन कि यहाँ पर जो है हमारे पास हमारी बॉडी में हार्ट भी प्लेस करता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा लेफ्ट लंग है ना, ये थोड़ा सा जो है वो क्या होता है, लॉन्गर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है ना, वो एक नॉच बनाता है, ठीक है ना। अब नॉच बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक नॉच कहते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर ये वाली जो स्पेस देख रहे हो, ठीक है ना, इस स्पेस को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं जी, मेडिएस्टिनम। किस चीज़ का नाम दे देते हैं जी, मेडिएस्टिनम का हम इसको नाम दे देते हैं। और ये वो प्लेस है जहाँ पर हमारा हार्ट जो है वो प्लेस कर रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो हमारे लंग्स होते हैं, क्या ये प्रोटेक्टेड होते हैं या नहीं होते? यस, ये प्रोटेक्टेड होती हैं एक लेयर से, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल लेयर। जितने भी ऑर्गन्स देखोगे ना, सारे के सारे ऑर्गन्स ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लंग्स भी क्या है कि यहाँ पर जो प्लूरल लेयर होती है ना, इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। प्लूरल लेयर होती है ना, इसके हमारे पास यहाँ पर दो लेयर होती हैं। एक को हम क्या कहते हैं, विसरल लेयर कहते हैं। अब ये जो हमारे पास विसरल होती है ना, ये अंदर की तरफ होती है, यानी कि अगर मैं बताऊं तो ये हार्ट है, ठीक है ना, सॉरी ये लंग्स है, हम लंग्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये लंग्स की साइड पर हमारे पास जो लेयर है दैट इज़ द विसरल लेयर होती है। और बाहर आप लोगों को ये वाली जो दिख रही है, ठीक है, ये वाली बाहर की तरफ जो दिख रही है दैट इज़ द पेरिटल लेयर, ठीक है। तो ये दो लेयर प्रेजेंट होती हैं। अब इन दोनों लेयर्स में आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखती है, स्पेस दिखती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी कहते हैं। क्या हम किसको बोलते हैं जी, हम इसको बोलते हैं जी प्लूरल कैविटी, हम इसको बोलते हैं। और इस कैविटी में आपको क्या दिखता है, एक फ्लूइड दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो कि इसको यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब अगर हम यहाँ पर अपने लंग्स को देखें तो लंग्स के नीचे आप लोगों को क्या मिलता है, डायाफ्राम मिलता है। ये जो आप लोग एक शीट देख रहे हो, ठीक है ना, यूँ इस तरह से करके शीट देख रहे हो, ये हमारे पास होता है जी डायाफ्राम। डायाफ्राम बेसिकली ये फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी होता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किस चीज़ से मिलके बना होता है, ये स्केलेटल मसल से मिलके बना होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तो लंग्स प्रोटेक्टेड होते हैं किस चीज़ से, प्लूरल लेयर से, और दूसरा यहाँ पर ये जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं बाय द रिब्स, ठीक है ना। अब रिब्स में हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा, जिसको इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जब हम एयर को इनहेल या एक्सहेल कर रहे होते हैं ना, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में आपको समझाती हूँ। अच्छा, ये जो हमारे पास पॉइंट है ना इंटरकोस्टल मसल वाला, ये एमसीक्यू में आ चुका है, तो इसको आप लोगों ने जो है वो माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि लोब्स ऑफ द लंग्स, ठीक है ना। तो हमारे पास हमारे जो लंग्स होते हैं ना, यहाँ पर ये डिवाइडेड होते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये हमारा है, सपोज करो ये है जी हमारा राइट लंग, ठीक है, और ये है हमारा जी क्या चीज़, लेफ्ट लंग है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो हमारा राइट लंग होता है ना, राइट लंग में आप लोगों को क्या देखते हैं, दो फिशर दिखते हैं, ठीक है ना। अब फिशर क्या है, तो सिंपली आप लोग समझ लें कि ये सेपरेशन लाइंस होती हैं, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर दो फिशर दिखते हैं, कहाँ कहाँ दिखते हैं, एक आप लोगों को यूं दिखता है, ठीक है, ये वाला फिशर आप लोग देख रहे हो, और एक आप लोगों को यूं दिखता है, ठीक है। तो ये दो फिशर आप लोगों को दिखते हैं। इन दो फिशर की वजह से अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो इस राइट लंग में आप लोगों को तीन पार्ट बने हुए अब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये पार्ट जो हैं इनके अपने अपने नेम हैं, ठीक है ना, मैं आपको बता देती हूँ। जो सबसे ऊपर वाला होगा इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर लोब, ठीक है, ये सुपीरियर लोब होगा। अच्छा, ये दरमियान वाला जो आप लोगों को दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, मीडियन लोब कहते हैं, ठीक है, इसको मीडियन लोब कहते हैं। और जो नीचे वाला है इसको हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर लोब, ठीक है, ये क्या है जी, इन्फीरियर लोब है। समझ आ गया, यानी कि दो फिशर की वजह से यहाँ पर तीन लोब्स बन रहे होते हैं। लेफ्ट लंग की बात करें तो यहाँ पर आपको कितने लोब दिखाई देते हैं, आप लोगों को दो लोब दिखाई देते हैं। और ये दो लोब जो बन रहे होते हैं वो कितनी लाइन से बन रहे होते हैं, सिंगल
फिशर से बन रहे होते हैं, ठीक है, सिंगल फिशर से बन रहे होते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ, ये देखिए, ठीक है, यूँ इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास 2 लोब हैं, तो इन 2 लोब के हमारे पास नाम है। जैसे कि ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, ऊपर वाले को हम कहेंगे जी सुपीरियर लोब, हम इसको यहाँ पर कहते हैं। और नीचे वाले को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इनफीरियर लोब हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थे जी लोब्स ऑफ लंग्स, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो उसको भी ध्यान से आप लोगों ने करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर फिशर से रिलेट बता दूँ कि ये जो राइट लंग में 2 फिशर जो होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, उसके नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। कि यहाँ पर आप लोगों को एक जो है वो हॉरिजॉन्टल मिलता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फिशर होता है। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है जी, ओब्लीक होता है, ठीक है, ओब्लीक होता है। ये ऊपर वाला आप लोगों को हॉरिजॉन्टल दिख रहा है और नीचे वाला आप लोगों को ओब्लीक दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सिंगल फिशर होता है वो किस तरह से होता है, वो ओब्लीक होता है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं जी मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई है ना, इसको थोड़ा सा मज़ीद अब हम यहाँ पर देखते हैं। एक तो हमारे पास जो एल्वुलाई होता है ना, एल्वुलाई हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। किस तरह का स्ट्रक्चर है, एक पाउच लाइक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर ना आप लोगों को स्पेशल सेल मिलते हैं। क्या मिलते हैं जी, स्पेशल सेल्स आपको मिलते हैं। और उन सेल्स को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं जी, नीमोसाइट का, ठीक है, नीमोसाइट का हम इसको नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो नीमोसाइट होते हैं ना, इसके 2 टाइप होते हैं। एक होती है टाइप फर्स्ट और दूसरा होता है टाइप सेकेंड। यहाँ इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये टाइप फर्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, ये न्यूमोसाइट होते हैं, ठीक है, ये वाले सेल होते हैं। ये बेसिकली बने होते हैं हमारे पास थिन स्क्वैमस एपिथेलियम से, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो इस एल्वुलाई के साथ आप लोगों को यहाँ पर क्या दिख रही है जी, यहाँ पर आपको ब्लड वेजल दिख रही है, ठीक है, ब्लड वेजल आप लोगों को दिख रही है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो हमारे पास एल्वुलाई होता है, एल्वुलाई में जैसे कि मैंने कहा कि नीमोसाइट होते हैं, इसकी 2 टाइप होती है, एक होती है टाइप फर्स्ट और दूसरी होती है टाइप सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास एल्वुलाई है, यहाँ पर एक सेकेंड लेयर भी होती है नीमोसाइट की यहाँ पर, ठीक है, यूँ इस तरह से करके नीमोसाइट की एक सेकेंड लेयर भी होती है। और उस सेकेंड लेयर को हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं जी, टाइप सेकेंड, ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइप सेकेंड नीमोसाइट, ठीक है, ये हमारे पास होती है। अब ये जो हमारे पास टाइप सेकेंड नीमोसाइट होती है ना, ये एक्ट करती है एज अ सरफेक्टेंट, ठीक है ना। ये क्या एक्ट करती है, सरफेक्टेंट के तौर पर ये एक्ट करती है। क्यों, क्योंकि इससे ना एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लेसिथिन, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। अब ये जो सरफेक्टेंट होता है ना, ये क्या होता है बेसिकली, अब ये जो सरफेक्टेंट होता है ना, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन बिटवीन एयर एंड द एल्वुलर एपिथेलियम। और फिर इसके अलावा कि जब हम इनहेल या एक्सहेल कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये जो एल्वुलाई होते हैं ना, इनको कोलैप्स होने से यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ये प्रिवेंट करता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ कि एयर जब हमारे लंग्स में आ जाती है और वो किस तरह से हमारे पास एल्वुलाई में एक्सचेंज होती है। तो सबसे पहले जो एयर होती है वो यहाँ पर हमारे एल्वुलाई में आती है। एल्वुलाई में आने के बाद वो यहाँ पर इस एल्वुलर स्पेस में आएगी, ठीक है ना। एल्वुलर स्पेस में आने के बाद यहाँ पर ये जो है वो नीमोसाइट्स सेल से गुजरेगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी आपको दिखती है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ब्लड वेजल में जो है वो फाइनली ये एयर जो है वो चली जाती है। और यहाँ से फिर हमारे पास क्या होता है जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में एल्वुलाई का रोल। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है ना, यानी कि हमारी ब्रीथिंग किस तरह से होती है, क्या क्या इवेंट्स यहाँ पर जो है वो अकर होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ कि ये जो हमारी ब्रीथिंग होती है वो कौन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ये क्या होता है जी, मेड्यूला
ओब्लंगेटा होता है। अब ये जो मेड्यूला ओब्लंगेटा होता है ना, ठीक है ना, अब इसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है हमारे पास डोर्सल टॉप और दूसरा होता है वेंट्रल लोअर। तो हमारे पास जो क्या होता है जी, डोर्सल टॉप होता है, ठीक है ना, डोर्सल टॉप से जो हमारी क्या होती है, हम कहें एक्सपीरेशन जो होती है, ठीक है ना, एक्सपीरेशन जो होती है यानी कि जो हम एक्सहेलेशन करते हैं वो कंट्रोल होती है, और जो हमारा क्या होता है जी, वेंट्रल लोअर होता है, ठीक है ना, इससे फिर हमारा जो क्या होती है, इंस्पिरेशन जो होती है यानी कि इनहेलेशन जो होती है वो कंट्रोल होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर चलते हैं और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को देखते हैं। अब ये हमारे पास ब्रीदिंग बेसिकली है क्या, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और इसमें दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, एक को हम क्या कहते हैं इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, हवा का अंदर आना, ठीक है, और एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है, हवा का बाहर जाना, ठीक है। अब इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में दोनों में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं, आप लोगों ने ये याद रखना है। बेसिकली आपने 5 चीज़ें याद रखनी हैं, ठीक है ना। 5 चीज़ें हमारे पास कौन सी हैं, एक हमारे पास है जी इंटरकोस्टल मसल, दूसरा है जी रिब केज, तीसरा है जी डायफ्राम, वॉल्यूम, और आप लोगों ने प्रेशर। 5 चीज़ें हैं, आप लोगों ने यहाँ पर बेसिक चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी हैं। ये हमारे पास इनहेलेशन जो होती है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो इनहेलेशन बेसिकली एक किस तरह का प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस है। किस तरह का प्रोसेस है, एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब कि इसमें यहाँ पर क्या होगी कि जो मसल्स हैं ना उनकी कंट्रैक्शन होगी। लेकिन अगर हम एक्सहेलेशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास एक क्या होता है जी, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो है वो मसल क्या करते हैं, रिलैक्स होते हैं, मसल की कंट्रैक्शन नहीं होती। अब इनहेलेशन में क्या क्या होता है, ये जो हमारे पास क्या होते हैं, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है ना, ICM, ये क्या करते हैं, ये कंट्रैक्ट करते हैं। जब हवा अंदर आती है तो जो इंटरकोस्टल मसल होते हैं ना यहाँ पर रिब्स के दरमियान में, ठीक है ना, ये क्या है जी, सपोज करो ये एक रिब है और यहाँ पर ये दूसरी रिब है, इन दोनों रिब्स के दरमियान में यहाँ पर आपको क्या देखते हैं, मसल देखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल। तो जब एयर अंदर आती है तो एयर के अंदर आने से ये क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे ही ये कंट्रैक्ट करते हैं तो जो रिब केज होता है यानी कि जो हमारी रिब्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो मूवमेंट को शो करते हैं। किस तरह की मूवमेंट, कि वो क्या करेंगी, ये अपवर्ड होगी, ठीक है ना, ऊपर की तरफ उठेंगी और फॉरवर्ड बाहर की तरफ आने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो ये इनकी हमारे पास मूवमेंट होती है। इसके अलावा फिर हमारे पास जो डायफ्राम होते हैं उसकी कंडीशन क्या हो जाती है कि ये कंट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर ये किस तरह से हो जाता है, ये सीधा हो जाता है, ठीक है ना, स्ट्रेट हो जाता है और यहाँ पर कंट्रैक्ट हो जाता है। अब इसके यहाँ पर कंट्रैक्शन से, डायफ्राम की कंट्रैक्शन से होता क्या है, ये जो वॉल्यूम होता है ना यहाँ पर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि जो लंग्स साइज होगा ना, ठीक है, वो क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। अब लंग्स के जो साइज़ है उसके इंक्रीज होने से क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर है, प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फिर जो हवा होगी, ठीक है ना, वो क्या करेगी, वो अंदर आएगी, ठीक है। सिंपली हमारे पास ये प्रोसेस होगा, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये जब इंस्पिरेशन होती है तो हमारे पास ये डायफ्राम जो आप लोग देख रहे हो ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है ना, ये फ्लैटेंड डायफ्राम है, बिल्कुल सीधा हो गया है, जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम जो है यहाँ पर जो है वो बढ़ गया है और प्रेशर कम हो गया, तो हवा जो है वो क्या करती है, वो अंदर की तरफ आती है, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर एक्सहेलेशन को देखें तो जब हमारे पास एक्सहेलेशन होती है यानी कि जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो इंटरकोस्टल मसल ये क्या करते हैं, ये रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, रिलैक्स होते हैं, तो जिससे हमारे पास रिब केज फिर से मूवमेंट शो करेगा। किस तरह की मूवमेंट होगी, ये होगी जी डाउनवर्ड, ठीक है, और हमारे पास किस तरह से होगी, बैकवर्ड, ठीक है ना, नीचे और पीछे की तरफ बैकवर्ड मूवमेंट को ये शो करेगा। अच्छा, इसके अलावा जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। डायफ्राम के रिलैक्स होने से ये किस शेप में आ जाता है, डोम शेप में आ जाता है। डायग्राम के अंदर आप लोग यहाँ पर देखो तो ये किस शेप में आ गई, यूँ इस तरह से डोम शेप के अंदर आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। जैसे ही ये डोम शेप में आता है तो ये पुश करता है किस चीज़ को, लंग्स को, जिससे लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। लंग्स का वॉल्यूम कम होने से
से यहाँ पर, क्योंकि हवा जो होती है ना, ठीक है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से क्या होते हैं, ये भरे होते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम के कम होने से, साइज़ के कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड पर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो जो हवा होती है वो क्या करेगी, हवा जो है ये बाहर जाएगी, ठीक है, हवा बाहर जाएगी। तो ये है हमारे पास क्या चीज़, मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग। बहुत ही सिंपल था, 5 चीज़ें याद रखनी है। इनहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में क्या होता है, आप लोगों का ये टॉपिक फिंगर टिप पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। लेकिन उससे पहले यहाँ तक पहुँच गए हो, मैं दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और उसको सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में जैसे कि हमारे पास कितनी गैसेस होती हैं, 2 होती हैं। एक हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, दूसरी हमारे पास क्या होती है जी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो 1 बाय 1 करके दोनों को जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जी ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन। 100 में से 97% हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है ट्रांसपोर्ट होती है किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, आपसे परसेंटेज पूछी जाती है कि कितने परसेंट जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, कितने फीसद नहीं होती। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये याद रखना है, ये टॉपिक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे। इसके अलावा रिमेनिंग हमारे पास क्या होती है जी, 3% होती है। ये 3% हमारे पास यहाँ पर फिर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, ये जो हमारा प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा में ये क्या कर जाती है, ये डिज़ोल्व होकर, ठीक है, ये डिज़ोल्व होकर फिर क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब ऑक्सीजन कैसे लंग्स में आती है, ठीक है ना, यहाँ पर हम ये बात करते हैं, और फिर किस तरह से टिश्यू तक पहुँचती है ये मैं आपको बताती हूँ। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आएगी, याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से हमारे लंग्स में आती है, ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। किस वजह से होती है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, डिफरेंस की वजह से होती है। यानी कि जो हमारे पास आउटर इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आवर लंग्स। तो जहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहाँ से ये मूव करके उस एरिया में आएगी जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी। तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन कम होती है तो इन्वायरमेंट से हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही हमारे लंग्स में आती है, सपोज़ कर लो लंग्स में हमारे पास एल्वुलाई के अंदर आती है, और एल्वुलाई के साथ मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल होती है, ठीक है। तो ब्लड वेसल में हमारे पास क्या रन कर रहा होता है, ब्लड रन कर रहा होता है। सपोज़ कर लो मैं आप लोगों को अब यहाँ पर डायग्राम के थ्रू जो है वो समझाती हूँ। सपोज़ कर लो ये है जी हमारा रेड ब्लड सेल, ठीक है ना, ये हमारा क्या है जी, ये है जी आरबीसी, ये है जी आरबीसी। अब हमें पता है ये जो हमारे पास हमारा आरबीसी होता है ना, इसके पास क्या होती है जी, हीमोग्लोबिन। एचबी लिख रही हूँ, उसका मतलब क्या, हीमोग्लोबिन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास आरबीसी के पास क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। अब यहाँ पर हमारे पास एक हीमोग्लोबिन के साथ ना यहाँ पर क्या होता है कि 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर बाइंड होते हैं। सपोज कर लो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन थी इसके अंदर, ठीक है ना, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। ये क्या है जी, ये सपोज करो ये हीमोग्लोबिन है येलो कलर में, ठीक है, और वाइट कलर में आप लोगों को क्या दिख रही है जी, वाइट कलर में आप लोगों को दिख रही है जी ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन दिख रही है। अब जैसे ही ऑक्सीजन बाहर से हमारे लंग्स में आती है तो ये किसके साथ अटैच हो जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास प्रोसेस हुआ है कि जिसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुई है, तो ये खुद से अटैच नहीं हुई, यहाँ पर एक एंजाइम होगा, ठीक है ना, उस एंजाइम का नाम आप लोगों ने याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है, कार्बोनिक, ठीक है ना, एनहाइड्रेस, ठीक है, ये हमारे पास एंजाइम होता है। तो हमारे पास ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है, जैसे इसके साथ हमारे पास बाइंड होती है तो अब ये क्या बन जाता है, सपोज करो ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे पास बन गई जी क्या चीज़, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन गई है जी, ऑक्सी
हीमोग्लोबिन हमारे पास ये बन जाती है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगी, क्योंकि हमारे पास क्या है कि ये आरबीसी के ऊपर अटैच है, तो आरबीसी हमारी बॉडी में जगह जगह पर जाता है, तो जैसे जैसे वो टिश्यूज़ के पास से गुजरता जाएगा तो वो इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को किसको दे देगा, यहाँ पर टिश्यूज़ को दे देगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन जो यहाँ पर कैरी थी अब ये यहाँ से उतर कर हमारे पास हमारे टिश्यूज़ को दे दी जाएगी, और फिर से हमारा जो आरबीसी होगा ना, ठीक है ना, उससे ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी और खाली एचबी रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। अब यहाँ पर एक सवाल जो कि एमडी कैट में भी आता है कि एक एचबी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास सपोज करो 100 ml हमारे पास क्या है जी, 100 ml हमारे पास ब्लड है। ठीक है, और उस 100 ml में से जो 20 ml होता है ना, उस पर जो है वो ऑक्सीजन कैरी होती है। ठीक है, समझ आ गई। तो अच्छा, किसी किसी बुक में यहाँ पर जो है वो 20 की बजाय 19.6 ml भी लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा 20 और 19.6 ml। तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है ना वो क्या करता है, 20 ml ऑक्सीजन को यहाँ पर कैरी करता है। ठीक है, समझ आ गया। ये आप लोगों को ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इस तरह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। अब ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में 3 तरीक़ों से होता है। फर्स्ट वन इज़ दी एज बाइकार्बोनेट आयन, सेकंड इज़ दी एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तीसरा हमारे पास क्या है जी, एज डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा। तो 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एज बाइकार्बोनेट आयन किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती है। तकरीबन 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो इसी बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये किस तरह से टिश्यू से ब्लड में आएगी, ब्लड से फिर उसको हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट बनाकर बाहर एक्सहेल कर दिया जाएगा, किस तरह से ये सारा मैकेनिज्म होगा, तो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। सपोज कर लो यहाँ पर हैं जी हमारे क्या चीज़, सेल्स हैं। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पर सेल्स हैं, मैं यहाँ पर डायग्राम बना लेती हूँ पहले, ठीक है ना, फिर हम यहाँ पर जो है वो डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये सेल्स थे और यहाँ पर ये हमारी क्या है जी, ये ब्लड वेजल है। ब्लड वेजल के बाद मैं यहाँ पर बना देती हूँ एक बड़ा सारा हमारे पास एक आरबीसी। ठीक है, ये है हमारे पास क्या चीज़, आरबीसी। अब मैं आपको यहाँ पर जो है वो समझाती हूँ कि क्या क्या कुछ होगा। अब क्या होना होता है कि ये जो हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे टिश्यूज़ होते हैं, इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना ये बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में रखना नहीं है क्योंकि ये वेस्ट है, इससे बॉडी में नुकसान होगा। तो फिर क्या होता है कि ये जो हमारे सेल्स होते हैं इनके साथ यहाँ पर रन कर रहा होता है हमारा क्या चीज़, ब्लड वेसल। ठीक है ना, इस ब्लड वेसल में ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होंगे जी ब्लड सेल। ठीक है ना, आरबीसीज प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, अब क्या होगा कि ये जैसे ही हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यूज से निकल कर हमारे किस में आएगी, ब्लड वेसल में आएगी, तो यहाँ पर इसका इंट्रैक्शन किसके साथ होगा, हमारे आरबीसी के साथ होगा। अब सपोज कर लो मैंने इस एक आरबीसी को यहाँ पर बड़ा करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्लड वेसल में आती है, तो ब्लड वेसल में आने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पानी के साथ मिलती है और यहाँ पर एक कंपाउंड बनाती है जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, कार्बोनिक एसिड का। कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 का नाम दे देते हैं। और ये खुद से नहीं हुआ, यहाँ पर भी एक एंजाइम लगा जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। CA लिख रही हूँ, खुद से नाम याद रख लें, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब ये जो हमारे पास H2CO3 बना है ना, ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, यानी कि जैसे ये बनेगा ये फ़ौरन से टूट जाएगा। अब टूटेगा तो किस चीज़ में टूटेगा, यहाँ पर ये 2 चीज़ों में टूटेगा, एक HCO3
ठीक है, नेगेटिव, और यहाँ पर ये क्या बना देगा, H+ बना देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये टूटता है तो यहाँ पर हमारे पास ये जो H+ आयंस है ना, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है ना, उसकी अपनी एक pH होती है। तो ब्लड की जो pH होती है वो क्या हो जाती है, वो एसिडिक हो जाती है, और हम नहीं चाहते कि हमारी जो ब्लड है उसकी जो pH है वो एसिडिक हो जाए, राइट। अब हमने क्या करना है, अगर यहाँ पर H+ आयंस बढ़ गए तो हमारे पास pH जो है वो कम हो जाती है, यानी कि यहाँ पर ये जो है वो एसिडिक हो जाती है। लेकिन हमारा Hb जो है वो एक बफर के तौर पर एक्ट करता है, वो pH को मेंटेन करके ही रहेगा। लेकिन कैसे, अब हमें पता होता है कि जो हमारा क्या होता है जी, लंग्स होता है, लंग्स से क्या आ रही होती है, लंग्स से मैं बताऊं तो यहाँ पर आ रही होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या आ रही होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो यहाँ हमारे लंग्स से आ रही होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास H+ आयन है तो वो हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पर क्या हो जाता है, जो है वो मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला लिखूँ, Hb4O2 से यहाँ पर ये जो है ये अटैच हो जाता है, और यहाँ पर ये एक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं जी, HBV, यानी कि हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या नाम दे देते हैं, हीमोग्लोबिनिक एसिड का हम इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं। और साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन भी हमारे पास यहाँ पर निकलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन निकलेगी, फिर ये ऑक्सीजन किसको दे दी जाएगी, टिश्यूज़ को यहाँ पर जो है वो दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमने H+ की कहानी देखी। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ हमारे पास है वो है जी HCO3, ठीक है ना। HCO3 के साथ हम क्या करेंगे, ये कहाँ पर जाएगा और क्या कुछ करेगा, ये अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को, या फिर कोई कन्फ्यूजन हो इस पॉइंट में जो मैंने अभी समझाया, तो आप लोग मुझसे जो है वो कह सकते हो। ये जो हमारे पास HCO3 है ये क्या करेगा, ये अब निकल जाएगा। ये पहले RBC है, ठीक है ना, ये जो रेड वाला मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये बेसिकली हमारे पास क्या है जी, RBC है। और फिर ये RBC से हमारे पास क्या करेगा, RBC के जो ब्लड होता है, ब्लड में सिर्फ RBCs तो नहीं होते ना, प्लाज्मा भी होता है, प्लेटलेट्स भी होती हैं, WBCs भी होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो ये जो HCO3 होते हैं ना, ये फिर क्या करता है, ये ब्लड से यानी कि RBC से फिर कहाँ पर आ जाता है, इस प्लाज्मा में आ जाता है। जैसे ही ये प्लाज्मा में आता है तो यहाँ पर देखिए कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव आयन जो है वो लॉस हो जाते हैं। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि प्लाज्मा में एक और आयन होगा, ठीक है, यहाँ पर क्लोराइड आयन होगा। क्लोराइड आयन को फिर हम क्या करेंगे, प्लाज्मा से कहाँ पे भेज दिया जाएगा, यहाँ पर हमारे पास RBC में भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो HCO3 बाहर आ रहा है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से क्लोराइड आयन अंदर RBC में जा रहा है, तो ये खुद से नहीं जा रहे, ठीक है, ये खुद से नहीं जा रहे। यहाँ पर आपको मिलती है एक प्रोटीन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन, हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं। तो हमारे पास ये क्या होता है कि क्लोराइड आयन और HCO3 यहाँ से हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, एक्सचेंज हो रहे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ये एक दूसरे की क्या करवा रहे होते हैं, मूवमेंट करवा रहे होते हैं। इस तरह से हमारे पास अगर HCO3 बाहर जाएगा तो Cl नेगेटिव जो है वो अंदर आएगा। तो यूँ इस तरह से हमारे पास क्या रहेगा कि नेगेटिव आयन हमारे पास बैलेंस में रहेंगे, और इस प्रोसेस को फिर हम नाम क्या दे देते हैं, ये भी याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है हैमबर्गर्स फिनोमिना, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास इस तरह से होता है। अब क्या होगा कि जो क्लोराइड आयन अंदर गया है, अब वो क्या करेगा कि जो हमारे पास RBC होते हैं, यहाँ पर आपको पोटाशियम आयन भी मिलते हैं। तो ये पोटाशियम आयन से मिलकर क्या बना देता है, ये पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन मिलकर ये क्या बना देते हैं, KCl, यानी कि पोटाशियम क्लोराइड यहाँ पर ये बना देते हैं। और HCO3 ये जो है ये क्या करता है, ये सोडियम से मिलता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास सोडियम से मिलता है, और यहाँ पर ये क्या बना दे देता है, ये NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट,
तो यहाँ पर हमने बना ली सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड इसी सोडियम बाइकार्बोनेट की शक्ल में बॉडी टिश्यू से लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट होगी, क्योंकि मैंने आपको अभी स्टार्ट में कहा कि 70% जो हमारे पास क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या हो जाती है जी, हाँ, रिलीज हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है ना। अब क्या होगा कि जैसे ही वो लंग्स में जाएगी, लंग्स के करीब पहुंचकर जो सारा प्रोसेस हुआ था ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारे पास NaHCO3 बना था ये दोबारा से Na यानी कि सोडियम और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर टूटेगा। ठीक है ना। ये वापस हमारे पास कहाँ पे जाएगा, प्लाज्मा में जाएगा, प्लाज्मा से फिर ये हमारे पास RBC में जाएगा। यहाँ पर फिर हमारे पास ये जो हीमोग्लोबिनिक एसिड बना था ये भी टूटेगा। ठीक है ना। और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कार्बोनिक एसिड जो बना था ये भी दोबारा टूटेगा, टूटकर हमारे पास ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जब कार्बन डाइऑक्साइड में ये बन जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इजीली हमारे लंग्स से टिश्यू, हमारे लंग्स से बाहर इन्वायरमेंट में, सॉरी टिश्यू नहीं कहेंगे हम, तो लंग्स से फिर हमारे किस में चली जाएगी, इन्वायरमेंट में चली जाएगी। तो यूँ इस तरह से हमारे पास ये जो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसी तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, वो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको हमने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना है, और ये भी डिपेंड करता है हमारे पास किस चीज़ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो हमारे पास क्या होता है 23% हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसी फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। अब होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सपोज कर लो ये है जी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है जी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या होती है कि वो RBC पे जाती है। ठीक है। RBC पे हमारे पास क्योंकि प्रेजेंट होते हैं क्या चीज़, हीमोग्लोबिन, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारे पास क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है इस हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। ठीक है ना। और जैसे ही यहाँ पर ये हमारे HB के साथ अटैच होती है तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन जाता है जी, HbCO, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पर ये बन जाता है। और फिर हमारे पास यहाँ पे जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो फिर वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी टिश्यू से और यहाँ से फिर लंग्स में, और जैसे ये लंग्स में जाती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिलीज़ कर देती है और फिर वो क्या हो जाती है, सिंपली डिफ्यूज़ हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एज डिफ्यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लाज्मा, मतलब कि रिमेनिंग 7% हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लाज्मा में डिफ्यूज़ होती है। इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना उसका छोटा सा पोर्शन जो है वो प्लाज्मा में डायरेक्टली डिसॉल्व होता है। ठीक है ना। और ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है फिर डिसॉल्व हो जाती है, ये बगैर किसी केमिकल रिएक्शन के होता है। ठीक है ना। इसमें हमारे पास क्या होता है कि कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर मैकेनिज्म ही नहीं होता। ठीक है ना। जस्ट प्लाज्मा में जाएगी, प्लाज्मा में डिसॉल्व होगी और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी कि ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये था हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।